Good evening, everyone. I'm your mentor and host, Vijay Kumar. I welcome you all in GSGAB Suggestions Current Affairs. चलिए स्टार्ट करते हैं 18th दिसंबर के करंट अफेयर्स। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर क्या कह रहा है? किरण मजूमदार शॉ जो कि चेयरपर्सन है बायोकॉन की, जो कि चेयरपर्सन है किसकी भाई? बायोकॉन की। उनको यहाँ पर इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी के द्वारा जमशेद जी टाटा अवार्ड इस बार दिया गया है 2024 का। किनको दिया गया है भाई? किरण मजूमदार शॉ, पहली चीज। इसकी चेयरपर्सन है ये बायोकॉन कंपनी है जो कि फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड कंपनी है। उनको यहाँ पर जमशेद जी टाटा अवार्ड यहाँ पर इस बार जो है दिया गया है। आई होप दिस मस्ट बी बहुत रिमार्केबल पर्सन है। इवन यहाँ पर 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, उन सब में इन्होंने जगह भी बनाई हुई है। क्लियर? चलिए थोड़ा और डिटेल में इसको कवर करते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर फॉर दिस। तो एक्चुअली इन्होंने अपनी कंपनी को 1978 में फाउंड किया था। चेयरपर्सन है बायोकॉन ग्रुप की। अफोर्डेबल इनोवेशन इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर लाइक इंसुलिन और अदर बायो फार्मास्यूटिकल्स यहाँ पर चीजें उन्होंने बनाई है। 2000 सॉरी 1989 में इनको जो है पद्मश्री दिया गया था। ये देखो स्पेसिफिकली ना, ये जरूर जान लेना, क्योंकि ये जो पद्मश्री अवार्ड्स हैं, पद्म भूषण अवार्ड्स हैं, ठीक है ना, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जरूर आएंगे। समझ में आया? बोलिए। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट उसके बाद 1989 में यहाँ पर इनको क्या दिया गया है भैया? पद्मश्री अवार्ड। 2005 में इनको जो है पद्म भूषण दिया गया है। ठीक है। ऑटमर गोल्ड मेडल में इनको दिया गया। मैंने कहा था टाइम्स की तरफ से 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल एंड फोर्ब्स की तरफ से 100 मोस्ट पावरफुल विमेन का इनको जो है तमगा भी दिया जा चुका है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ग्लोबल रिकॉग्निशन उन्होंने प्राप्त की है। तो यहाँ पर ये जो है मैम आपको दिखाई दे रही होंगी, किरण मजूमदार शॉ मैम। ठीक है, ये क्लियर है आपको? ठीक है, दैट शी रिसीव्स 2024 जमशेदजी टाटा अवार्ड। क्लियर? बाकी ये वही पूरी पुरानी कहानी आपको जो है इनकी फिलॉसफी, इनके विजन को लेकर एक्चुअली रिड्यूस किया है थेरेपी कॉस्ट, जो कि क्रॉनिक डिजीज और डायबिटीज एंड कैंसर के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी है इनका। तो ये सारी बातें यहाँ पर आपको बताई जा रही हैं। क्लियर? आई होप दिस मस्ट बी। क्वेश्चन नंबर 2 पे यहाँ पर बात कर ली जाए। आरबीआई हैज लिफ्टेड द सुपरविजनरी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो इम्पोज किया गया है यहाँ पे। ठीक है, कौन सी एंटिटीज पे इम्पोज किया गया है यहाँ पर? ठीक है, सॉरी, इम्पोज किया गया था उसको हटा लिया गया है। ठीक है ना? आई थिंक मई में, यस, मई 2024 में जो है 2024 में इन पे इम्पोज किया गया था। वो है ECL फाइनेंस लिमिटेड एंड एडलवाइस ARC एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। क्लियर? समझ में आया? चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर आरबीआई has lifted the restrictions over the Edelweiss group of companies and also the ECL Finance Limited। तो यहाँ पर अगर थोड़ा जूम करके हम लोग यहाँ पर देखें कि क्या इसकी एक तरीके से टाइमलाइन रहा है, तो मई 2024 में रेगुलेटरी के पर्पज से यहाँ पर इम्पोज किया गया था रिस्ट्रिक्शन। इसका बैकग्राउंड क्या था इशू का? एक्चुअली ये एवरग्रीन लोन्स जो है वो इशू कर रहे थे, तो ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम यहाँ पर हो रहा था। किस सेक्शंस के अंदर अगर यहाँ पर बात करोगे, ठीक है, किस सेक्शंस के अंदर इन पे जो है इम्प्लीमेंट किया गया था अगर बात करोगे, तो आरबीआई एक्ट 1934, सरफेसी एक्ट 2002 के तहत यहाँ पर इन पे जो है लागू किया गया था। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ठीक है, तो सरफेसी एक्ट का फुल फॉर्म क्या है ये आप मुझे जो है एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सरफेसी एक्ट? जितने भी बैंक होते हैं, ठीक है ना, जो भी आप वहां पर मॉर्गेज रख रहे हो, तो इन केस अगर आप लोन को वापस नहीं करते हो, जब लोन को आप वापस नहीं करते हो, तो बैंक यहाँ पर जो भी आपने मॉर्गेज के अंदर अपना घर का पेपर या कोई भी चीज रखी है, तो बैंक के पास सर्वेसी एक्ट के अंदर पावर होती है कि उसको सेल करके अपने लोन की रिकवरी कर सके। ये पावर है सरफेसी एक्ट के अंदर, बैंक उनको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, आई होप दिस वाज बी क्लियर। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई कर दोगे सरफेसी एक्ट का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, बहुत पूछा जाता है इंटरव्यू में, ये ध्यान रखें। और जैसे ही ये रिस्ट्रिक्शंस हटे, तुरंत एडलवाइस जो है आपका फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड, इसके शेयर्स में 7.76% का आपको उछाल देखने को मिला। ठीक है, तो ये आपको डिटेल आपके सामने दिख रही होगी। सारा एक्ट 2002 का सरफेसी एक्ट, आरबीआई एक्ट 1930 यहाँ पर 4, इसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल बात करी गई है।
रिज्यूम किया है अपने ऑपरेशंस को, मार्केट में यहाँ पर जो है आपको एक पॉजिटिव साइड देखने को मिली है। आई होप ये सारी बातें मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। नाउ वी डिस्कस दी क्वेश्चन नंबर 3। माल्डोवा रिसेंटली फॉर्मली मेंबर बना है, यहाँ पर असर्शन किया है किसके अंदर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर। किसके अंदर एंटर किया है भाई, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। ठीक है, हरियाणा में गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। मेरा क्वेश्चन है ISA, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया। पहली चीज तो कब बना, व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश। सेकंड चीज, हेडक्वार्टर तो मैंने खैर आपको डिस्कस कर दिया है। ठीक है, करंट मेंबर कौन कौन से हैं, ठीक है, मतलब कौन कौन से कितने हैं ये ध्यान रख लो। और रिसेंट के जो भी नए 2 मेंबर बने हैं उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करोगे। तो में करंट चेयरपर्सन कौन है, आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। डेली मैं क्वेश्चंस देता हूँ, उसको मैं रिव्यू करता हूँ। आप जो है पर्सनली मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, उसके अलावा कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो भैया 104th कम यहाँ पर जो है बना है, 104th यहाँ पर जो है बना है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। 104th यहाँ पर बना है। तो ये यहाँ पर आपके सामने मोल्डोवा ऑफिशियली ज्वाइन कर रहा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। मोल्डोवा, अभी मोल्डोवा कहाँ है, अगर आप देखोगे तो यूक्रेन के पास में ही आपको जो है ये देश देखने को मिलेगा। एस जयशंकर सर जो है उन्होंने इस एग्रीमेंट पे साइन किया है, अगर फॉरेन मिनिस्ट्री की बात करो। उसके अलावा मिहाई पॉप्सियो, ठीक है, पॉप्सियोई, उन्होंने यहाँ पर साइन किया है। ठीक है, आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ठीक है, मोल्डोवा के पहले की अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, तो कौन है भाई, आर्मेनिया आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। 2030 तक का टारगेट है यहाँ पर कि 1000 बिलियन यहाँ पर हम लोग को। हेडक्वार्टर कहाँ पे, इंडिया के गुरुग्राम में है। ठीक है, चलिए क्लियर है। मैप देख लेते हैं जरा यहाँ पर हम लोग मोल्डोवा का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको देखोगे, ठीक है, यूक्रेन, यूक्रेन से सटा हुआ है यहाँ पर आपको मोल्डोवा, फिर यहाँ पर आपको रोमानिया दिखेगा, यहाँ पर बल्गेरिया दिखेगा, इसके चारों तरफ यहाँ पर आपको कौन सा सी देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको ब्लैक सी। इसकी ब्लैक सी और इस तरीके से आपको यहाँ पर ये सारे रीजन देखने को मिलेगा। क्लियर है। ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको जो है अलग से पूरा मैप का डिस्कशन, पूरा मैप की सीरीज चलेगी। धीरे धीरे वो भी सारी चीजें जो है चैनल पे आना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट सोलर एनर्जी को यूज करना, रिड्यूस द कॉस्ट ऑन सोलर प्रोजेक्ट, मोबिलाइज द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज करना, फैसिलिटेट करना R&D को, इंस्टॉलेशन कैपेसिटीज को यहाँ पर बढ़ाना। ठीक है, इनहांस इम्पैक्ट, इनहांस कॉर्पोरेशन आपस में करना, सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाना। उसके अलावा स्पेसिफिकेशन क्या है, एक तरीके से प्लेटफॉर्म दिया है इसने। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म यहाँ पर दिया है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो ये सारी सारी कहानी आपके सामने आपको दिख रही है पूरी डिटेल में। समझ में आया, बोलो हाँ या ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे बात कर लेता हूँ। ये दोनों तरह की आपको चीजें मिलेंगी। आपको इस तरीके से की इंफॉर्मेशन भी मिलेगी, और आपको लास्ट जो लैंग्वेज है वो सारी भी चीजें आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द ENWR। अब ENWR यहाँ पर अगर बात करो, नेशनल वेयर हाउस यहाँ पर है। ठीक है, रिसिट्स बोलते हैं इसको, नेशनल वेयर हाउस रिसिट्स। ठीक है, अब ये रिसिट्स क्या होते हैं, देखो जो किसान होते हैं, ठीक है, वो अपने प्रोड्यूस को जब कर लेते हैं, शोइंग कर लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पर बात करी जाए तो प्रोक्योरमेंट यील्ड कर लेते हैं, तो वो अपने खेत से उस सामान को मंडी तक लेके आते हैं। समझ में आया है ना। अब होता क्या है कि मंडी में उनको जो है, जो एक तरीके से कार्टेल बन जाता है, तो वहां पर अपने भाव के अनुसार उनको जो है भाव गिरा देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, समझ में आया। तो किसान एकदम से चीजें ना बेचे, और उसको यहाँ पर क्या है, एक तरीके से एक स्टोर हाउस मिल जाए, उसको वेयर हाउस मिल जाए, जहां पर वो अपने प्रोड्यूस को यहाँ पर क्या कर सके, स्टोर कर सके। समझ में आया, बोलो हाँ या ना। इसकी बात चल रही, क्लियर है। ठीक है, तो जरा डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे, अगर अपन बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी, 1000 करोड़ रुपए की यहाँ पर डेडिकेटेडली किया गया। क्वेश्चन सुनो से जरा क्या कह रहा है हमारा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर ENWR बेस्ड प्लेज्ड फाइनेंसिंग एम्ड टू एनहांसिंग एक्सेस अक्रॉस द, कौन सा भाई, क्रेडिट बढ़ाने की बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अंदर। दूसरा यहाँ पर अगर बात करी जाए, जिससे स्टेबिलिटी आए, ठीक है, फार्मर्स में यहाँ पर अगर बात करी जाए, ठीक है, देयरफॉर अ कंट्रीब्यूशन ऑफ द फूड सिक्योरिटी, कंट्री में जो फूड सिक्योरिटी का यहाँ पर है उसको यहाँ पर बढ़ाया जाए। फाइनेंशियल सपोर्ट अंडर दिस स्कीम
एस्टैब्लिश द कॉर्पस अबाउट 1000 करोड़, 1000 करोड़ रुपए का डेडिकेटेड यहाँ पर पोर हार्वेस्टिंग फाइनेंसिंग। मतलब देखो, एक होता है प्री हार्वेस्ट, कहना मतलब जब शोन प्री शोन आपका सब्सिडी भी दी जाती है, जैसे मान लीजिए बिजली के लिए सब्सिडी दे दी गई, आपको जो पंप चलाना है जिससे सिंचाई होनी है यहाँ पर इरिगेशन हो रहा है उसके लिए भी सब्सिडी दी जाती है ना। हाँ, यस और नो? हम्म। उसके अलावा जो खाद होती है फर्टिलाइजर, तो उस पर सब्सिडी दी जाती है। समझ में आ रहा है? तो ऑब्वियस बात है, क्योंकि भाई कॉस्टली है बहुत, भारत में किसानी बहुत कॉस्टली है, क्योंकि वेदर चेंजेस का पैटर्न है, एक मानसून एक समय पर ज्यादा रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर टोटली डिपेंड ऑन द मानसून, ऑन द वेदर। समझ में आया ही नहीं है? वो तो ऑल ओवर वर्ल्ड भी है, लेकिन इंडिया में ज्यादा इम्पैक्ट होता है। कभी अनलीनो का इफेक्ट देखने को मिलेगा, कभी लालीने का इफेक्ट देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसके लिए बहुत एक तरीके से बहुत रिस्की प्रोफेशन आपका जो है एग्रीकल्चर हो जाता है। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है यहाँ पर चीज़ों को। समझ में आ रहा है बोलो हाँ या ना? चाहे वो एक तरीके से सब्सिडी दी जाती है इन सीड्स, इन फर्टिलाइज़र, इन ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना? और जितने भी आपकी मशीनरी होती है उसमें भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। समझ में आ रहा है? ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एक तो पहले से सब्सिडी चल रही होती है, पहले से कुछ पैसा अलॉट किया जाता है। फिर पोस्ट हार्वेस्टिंग बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर गवर्नमेंट यहाँ पर करती है। इट एम्स टू फैसिलिटेट लोन अप टू 75 लाख एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, और 2 करोड़ 200 लाख का मतलब यहाँ पर 2 करोड़ नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। आई होप दिस विल बी क्लियर। कॉर्पस बता दिया, क्या स्कीम शुरू करी गई वो बता दिया, कितना कितना अमाउंट किस किस क्षेत्र में दिया जाएगा वो बता दिया। स्पेशली अगर यहाँ पर टारगेटेड बात की जाए, किनको टारगेट किया जा रहा है, कौन है इसमें एलिजिबल? एक तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। अब चीजों को समझो जरा, भारत के अंदर अगर हम बात करते हैं, जिनके पास में 1 हेक्टेयर से भी कम की जमीन होती है, उनको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं भैया? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। समझ में आया? जिनके पास 1 हेक्टेयर से लेकर, ठीक है, 2 हेक्टेयर के बीच की जमीन होती है उनको हम लोग मिडिल फार्मर बोलते हैं, और जिनके पास में 2 से या 3 से ज्यादा हेक्टेयर तक की ज्यादा जमीन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? लार्ज फार्मर। इंडिया के अंदर अगर हम लोग यहाँ पर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की बात करें, तो 85 टू 86% जो हमारे भारत में किसान हैं, वो सीमांत किसान हैं, वो लघु किसान आपको देखने को मिलते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स देखने को मिलते हैं। इंडिया के अंदर बहुत बड़ी संख्या उनकी भी है जो कि लैंडलेस फार्मर, इनके पास कोई लैंड नहीं होता, वो किसी और के खेत में जाके वहां पे खेती कर रहे होते हैं। समझ में आया? हम्म। एग्रीकल्चर वर्कर्स बोलते हैं दूसरी भाषा में उन्हें, ठीक है? तो ये एक मैंने एक आपको बता दिया। उसके अलावा विमेन है, SC ST है, PWs आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, फिजिकल डिसेबिलिटी जिनको बोलते हैं फार्मर्स है, ठीक है ना? उसके अलावा यहाँ पर FPO फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन एंड MSMEs। क्वेश्चन है यहाँ पे, MSME मिनिस्टर कौन है? पहला क्वेश्चन। दूसरा, MSME एक्ट कब आया? ठीक है। तीसरा, MSME का क्राइटेरिया क्या है? जैसे मैंने यहाँ पर किसानों का क्राइटेरिया बताया, वैसा ही आपका आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में अलग अलग क्राइटेरिया है कि इतने करोड़ से इतने करोड़ तक आपका, ठीक है, स्मॉल होगा, इतने करोड़ से इतने करोड़ तक आपका मार्जिनल होगा, इतने करोड़ से इतने करोड़ तक आपका स्मॉल होगा या मीडियम होगा। समझ में आया बोलो हाँ है ना? ठीक है। दूसरा, 85% लोन जो है वो 3 लाख तक का है, ठीक है। 80% लोन जो है वो इतने से इतना दिया जाएगा, 75% जो है वो borrower को दिया जाएगा। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। मिनिस्टर कौन है यहाँ पर? प्रहलाद जोशी सर आपको देखने को मिलेंगे। तो पूरा डिटेल में चीजें चल रही हैं, बोलो हाँ या ना? बोलिए भाई, समझ आया? हम सब करके यहाँ पर आप बता सकते हैं, तो प्रहलाद जोशी सर आपको देखने को मिलेंगे फोटो में, बढ़िया, ठीक है। और बाकी आप और भी डिटेल में यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। वैसे अगर बात करोगे, ठीक है, ठीक है, वेयर हाउस की यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ, तो इसकी डिटेल थोड़ा सा चलते हैं भाई, ये एक्ट कब आया था, चीजें क्या हैं इसके अंदर, उन सारी चीजों पे बात कर लेते हैं जरा हम लोग। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे चलते हैं जरा। एक्चुअली नेशनल वेयर हाउस रिसिट्स की बात करी जाए, इससे पहले देख लेते हैं यहाँ पे ओवरव्यू अगर देखा जाए, 2010 में इसको स्टैब्लिश किया गया, ठीक है। इसको बोलते हैं वेयर हाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2007। समझ में आया? ये क्या है भाई? WDRA की बात कर ली जाए, तो ये है आपका वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। 2007 में इसका एक्ट आया और 2010 में इसको स्टैब्लिश कर दिया गया। 2011 में ही एक इसका नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिट, ठीक है, नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिट इसके लिए निकाल दिया गया था 2011 में ही। और ये बेनिफिट ऑफ फार्मर के लिए निकाला गया था, इसको सेंट्रल लेजिस्लेटर से इसको बैक किया जाता है। अब क्या किया गया, इसको इसको ई रिसिट में कन्वर्ट कर दिया गया। पहले ये पेपर में होता था, टेंजिबल होता था, समझ में आया?
आप इसको एक तरीके से फील कर सकते थे, टच कर सकते थे। अब ये इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, समझ में आया? डिजिटलाइज़ हो गया है, क्लियर है? अब इसको 2 रिसीट में कन्वर्ट कर दिया गया है। एक तो आपका क्या है भाई, एक आपका क्या है नॉन नेगोशिएबल, ठीक है? और एक है नेगोशिएबल। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर, ठीक है? तो यहाँ पर ये पूरा सिस्टम को डेवलप करने के लिए, ट्रस्ट बिल्डिंग करने के लिए, एनहांस करने के लिए लिक्विडिटी जो रूरल एरिया में आए, उसका रजिस्ट्रेशन ऑफ वेयर हाउस का यहाँ पे किया जा सके, ताकि जो भंडारण गृह है, जहाँ पे भंडार कर सकते हैं, वहाँ को रजिस्ट्रेशन हो सके। क्लियर है? अभी यहाँ पर देखोगे 123 यहाँ पर जो है अचीवमेंट अभी यहाँ पर रजिस्टर किया जा चुका है। उसके अलावा 17,975 ई नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिट जो है आपका जारी किया जा चुकी है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे आउटरीच कर सकते हैं बैंक और फार्मर आपस में। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। बाकी डिटेल में जब मैं क्लास में कवर करता हूँ, वहाँ पे आपको वेयर हाउस के बारे में चैप्टर जो है आपका अलग से बैंकिंग अवेयरनेस की चीज़ें चल रही होती है, वहाँ पे मैं आपको पीएसएल जब पढ़ाता हूँ और जब एग्रीकल्चर बैंकिंग पढ़ा रहा होता हूँ लाइक नाबार्ड अवार्ड, तो वहाँ पे और भी डिटेल में चीज़ें चल रही होती हैं। अब यहाँ पर इस स्कीम के बारे में ये आपके सामने पूरी की पूरी एक शॉर्टकट आपको देखने को मिल जाएगा। जो सारी बातें मैंने वहाँ पर करी हैं, वही बातें यहाँ पर, ठीक है? समझ में आया? देखो यही चीज़ मैंने जो बोली है, वो यहाँ पर आपको रे डायग्राम के रूप में आपको देखने को मिलेगी, जो मैंने यहाँ पर बात करी है। क्लियर? चलिए आगे चला जाए। समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे समझो ना। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है? इनकॉइस हैज रिसेंटली अपग्रेड किया इन्होंने सारथ 2.0, ठीक है? 2.0 यहाँ पे लिखा है सर्च रेस्क्यू एड टूल। अब ये क्या है एक्चुअली, मैरीटाइम के समय जब रेस्क्यू किया जाता, मान लीजिए कोई जहाज गिर गया, कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, या कोई पानी का जहाज है वो डूब गया, या फिर कोई मान लीजिए बोट जा रही है वो, तो उस समय ना सर्च एंड रेस्क्यू एड टूल के लिए एक पूरी पूरी बोट बनाई गई है। समझ में आया? ताकि वो तुरंत की तुरंत रेस्क्यू कर सके, जल्दी से जल्दी रेस्क्यू कर सके। समझ में आया? बोलो हाँ या ना? इतना समझ में आया? फिर आगे बात करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर जो है 2016 में सारथ 1 को लॉन्च किया गया था। सारथ का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? आपका सर्च एंड रेस्क्यू एड टूल। अब इसका जो है सेकंड वर्जन सारथ, ठीक है, सारथ 2.0 रिलीज कर दिया गया है। क्वेश्चन समझ में आया? समझो, क्वेश्चन समझ में आया? ट्राई करो, अगर आप आंसर कर पा रहे हो, आपको पता है तो, अगर आंसर कर पा रहे हो तो आप लोग ट्राई करो आंसर करने का, ठीक है? नेक्स्ट अगर यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं, तो सारथ क्या है? सर्च एंड रेस्क्यू एड टूल 2016 में पहला लाया गया। अभी इसको अपग्रेड करके इसका 2.0 वर्जन लाया गया। की फीचर क्या है? ये प्रिसिशन से एनहांस किया गया एक्यूरेसी को। कलर कोडेड इसमें क्या है? सर्च रीजन है, रीजन को सर्च कर सकता है। उसके अलावा इसका कस्टमाइज ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन भी कस्टमाइज करके इसको, मतलब जिस ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है, जहां पर पूरे ओशन के अंदर क्या हुआ है या कहाँ पर हुआ, क्योंकि ओशन बहुत बड़ी टेरिटरी होती है ना। समझ में आया? तो 60 टाइप के यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सकता है, एक तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकता है। क्लियर है? कहाँ पर असिस्ट करेगा? मैरीटाइम सर्च में, रेस्क्यू करने में, यहाँ पर तो इंडियन कोस्ट गार्ड और अदर एजेंसीज इसको यूटिलाइज करेंगी। समझ में आया? बोलो हाँ या ना? थोड़ा जूम करके इस इमेज को देखोगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। ये तरीके से सैटेलाइट का यूज यहाँ पर एक तरीके से, या फिर इस तरीके से हेलीकॉप्टर्स का यूज, या इस तरीके से जो गोताखोर होते हैं, ठीक है, डाइवर्स होते हैं, उस तरीके से ये सारा डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर है? समझ आया आपको? ठीक है, दिख रहा है आपको? आई होप सो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो ये सारी की सारी डिटेल आपके सामने वहाँ पर मैं बता चुका हूँ, ठीक है? कहाँ-कहाँ इसका यूटिलाइज़ होने वाला है। इन कॉस्ट की अगर बात करूँ मैं, ठीक है? 1999 में इसको बनाया गया था, एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन था। ओशन टेम्परेचर मेजरमेंट और सैलिनिटी ऑब्जर्वेशंस का काम होता है, ठीक है? हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? आई होप सो। और नवंबर में ही इसकी एक मीटिंग हुई थी, ठीक है? एक सेकंड ज़रा, हाँ। नवंबर में ही इसकी अगर बात करोगे यहाँ पर 11th नेशनल मैरीटाइम सर्च 28 नवंबर को कोची में इसकी एक यहाँ पर मीटिंग हुई थी। तो 11th यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये डिस्कशन भी कर लिया, ताकि आप जो है पुराना भी कुछ रिवीजन कर लो। क्लियर है? आई होप समझ में आया। देखिए क्वेश्चन आ गया फिर से, जो मैंने आपसे कहा था कि जो आयुष है, ठीक है? अब यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं, ठीक है? तो आयुष का फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेदा, योगा, यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी एंड ऑल्सो नेचुरोपैथी यहाँ पर आ जाता है। हैज़ लॉन्च्ड द स्कीम टू प्रमोट इन प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू एनहांस द अवेयरनेस। एक्चुअली आयुष के बारे में, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसके बारे में बताया जाए। समझ में आया? तो वो कहाँ-कहाँ पर, अब आयुष चेयर करने वाला है 5 फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को। कहाँ-कहाँ की यूनिवर्सिटी है भैया? बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया,
मॉरिशस, लातविया और आपका मलेशिया। कौन कौन सी? बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, लातविया और आपका मालदीव्स। क्लियर? क्लियर? आई होप सो क्लियर। ये 5 यहाँ इन देश की यूनिवर्सिटी में जाके आयुष क्या करेगा अल्टीमेटली यहाँ पर, फॉरेन यूनिवर्सिटीज में यहाँ पर, ठीक है, जो नेचुरोपैथी है, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा, ठीक है, सोवा, रिगपा और होम्योपैथी के यहाँ पर जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन जो सिस्टम है इंडिया का, उसको यहाँ पर इसके बारे में ये अवेयरनेस फैलाएगा। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ग्लोबल अवेयरनेस बढ़ेगा इससे, प्रमोट होगी अल्टरनेटिव, जो एक एलोपैथी है उसके अल्टरनेटिव एक तरीके से मेडिसिन सिस्टम डेवलप किया जाएगा। समझ में आया? जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस उसको यहाँ पर डेवलप किया जाएगा, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन किया जाएगा इसी के तहत। तो ये सारी बातें आपके सामने आ रही हैं, ये सारी की सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको समझाई हैं, ठीक है। एकेडमिक एक्सीलेंस मिलेगा, रिसर्च कोलैबोरेशन बढ़ेगा, इंक्रीज होगा पब्लिक अवेयरनेस, उसके अलावा यहाँ पर ग्लोबल हेल्थ आउटकम बेटर होगा, उसके अलावा प्रोवाइडिंग द अल्टरनेटिव हेल्थ ऑप्शंस होंगे यहाँ पे। समझ में आया? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कौन है? मिनिस्टर कौन है? आयुष मिनिस्टर कौन है? अभी मैं पढ़ा के आ रहा हूँ थोड़ी देर पहले, आपको अगर ध्यान होगा। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना, ठीक है। थोड़ा इसको देख लेते हैं यहाँ पे, ये वही चीज है, ठीक है, ये वही चीज है जो मैंने अभी बताया, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस और लातविया एंड यहाँ पर आपका मलेशिया। मिनिस्ट्री यहाँ पर क्या करने वाली, सपोर्ट करेगी। मिनिस्ट्री विद सैलरी, ट्रैवल कॉस्ट, होस्ट यूनिवर्सिटी, प्रोवाइड अकोमोडेशन एंड लोकल हॉस्पिटैलिटीज। जो यहाँ यूनिवर्सिटी से लोग आएंगे इंडिया में आयुष की फैसिलिटीज को देखने के लिए, उनका ट्रैवल अलाउंस चीजें वो सब यहाँ पर मिनिस्ट्री बियर करेगी। आई होप दिस वाज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो यहाँ पर बात कर रहा है वो 37। अच्छा, मैं यहाँ पर अभी जो है ना जितने भी सम्मान होने वाले उनकी पूरी तह तक जाऊंगा, इस क्वेश्चन में पूरी डिटेल बताऊंगा। 34th व्यास सम्मान, ठीक है, हिंदी की राइटर है जिनका नाम है यहाँ पर सूर्यबाला, ठीक है, हैज बीन अवॉर्डेड। सूर्यबाला जो है उनको जो है अवार्ड दिया गया है 34th व्यास सम्मान फॉर हर नॉवल कौन देश को वासी, वेणु की डायरी करके, ठीक है। इन्होंने इस बुक के अंदर एक कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट और आइडेंटिटी की बात करी है जो कि अमेरिकन यूथ के लिए है, सॉरी इंडियन यूथ इन अमेरिका, अमेरिका में जाके बस जाते हैं उसकी बात कर रही है। ये अवार्ड 1991 में शुरू किया गया था और ये शुरू किया गया था बाय द के बिड़ला फाउंडेशन। समझ में आई चीजें? बोलो हाँ या ना। के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा ये स्टैब्लिश किया गया है, पहली चीज, ठीक है। इसके लिए 4 लाख रुपए तक का प्राइज दिया जाता है, सिटेशन दिया जाता है, प्लाक दिया जाता है, ये सारी बातें हैं। और हिंदी का एक बहुत जाना माना ये आपका जो है सम्मान है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो यहाँ पर सौर्यबाला, जो यहाँ पर जो है सूर्यबाला मैम है, उनको यहाँ पर दिया गया है ये सम्मान। उनकी बुक का नाम क्या है? कौन देश को वासी। क्लियर है? बोलिए ये और कौन सा सम्मान मिला है? 34th व्यास सम्मान 2024। बुक का नाम बता दिया, रिसिपिएंट का नाम, अवॉर्डी का नाम बता दिया। कौन इसको लॉन्च करता है? के बिड़ला फाउंडेशन। 1991 में इसको लॉन्च किया गया था। क्लियर? अगली बात कर रहे हैं, थोड़ा डिटेल में चलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, प्रॉपर डिटेल है आपके सामने, यहाँ पर अगर आओगे आप, ठीक है, प्रॉपर डिटेल है यहाँ पे, ठीक है। इनकी बुक जो है वो 2018 में पब्लिश हुई थी। रिकग्निशन, एक्चुअली ये जो है अवार्ड रिकग्नाइज करता है हिंदी लिटरेरी वर्क्स को, लास्ट डिकेड्स में जो भी हुए हैं बेटर। 4 लाख रुपए दिए जाएंगे, अवार्ड, अलग अलग चीजें दी जाएंगी यहाँ पर। और यहाँ पर ऑथर की बात करिए तो वाराणसी से बिलोंग करती हैं, एमए पीएचडी इन्होंने की हुई है 50 से ज्यादा, और यहाँ पर नॉवेल और बायोग्राफी यहाँ पर ये लिख चुकी हैं। आई होप दिस वाज क्लियर। और भी के बिड़ला अलग अलग तरह के सम्मान, व्यास सम्मान के अलावा भी देता है। समझ में आया? जैसे सरस्वती सम्मान जिसमें 15 लाख रुपए लिटरेरी वर्क के लिए दिए जाते हैं। समझ में आया? बोलिए। और जो कि 8th शेड्यूल में जितनी भी लैंग्वेज हैं, ठीक है, पहले 14 थी, अभी आपका कितनी लैंग्वेज है? 22, ठीक है। बिहारी पुष्कर अवार्ड भी इन्हीं के द्वारा दिया जाता है, के बिड़ला के द्वारा, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप डिटेल में यहाँ पर के बिड़ला फाउंडेशन के बारे में प्रॉपर जान सकते हैं। यहाँ पर 1991 में इसकी स्थापना हुई थी के बिड़ला फाउंडेशन की। व्यास सम्मान जो कि इसका एक बहुत फेमस सम्मान है, 4 लाख रुपए दिए जाते हैं, प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह, 10 वर्ष के अंतराल पे यहाँ पर जो 10 वर्ष में प्रकाशित जो हिंदी की साहित्य कृतियां हैं उनको लिए दिया जाता है। अलग अलग लेवल पे यहाँ पर बात करोगे। पहले विजेता कौन थे? डॉक्टर
विलास शर्मा। तो देखो मैं यहाँ पर व्यास सम्मान की हिस्ट्री में भी जा रहा हूँ। समझ में आया? ऐसे लेक्चर्स में चीजें आपको डेली मिलती रहेंगी। जीएस जीए संजय सर वाले टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। बाकी पैरेलली बहुत सारी चीजें चल रही होती है। पेड करंट अफेयर भी चल रहा था जहाँ पर मैं पूरा डिटेल में पढ़ा रहा होता हूँ। ठीक है, वहां पर भी आप जुड़ सकते हैं। उसके अलावा बात की जाए, पहली महिला 2003 में यहाँ पर उपन्यास अवा के लिए दिया गया था। ठीक है, आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। अब अलग-अलग जो सम्मान हैं आपके, उनकी भी डिटेल यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। जैसे साहित्य अकादमी अवार्ड है, उसके अंदर जो है 1 लाख रुपए दिया जाता है, साहित्य अकादमी निकालती है। और पिछले साल का गुलजार सर ने जीता, पहले विनर ये रह चुके हैं। उसके अलावा अभी रिसेंटली इसका भी न्यूज़ अभी बनाया है मैंने, स्पिरिट नाइट करके नागालैंड की लेडी हैं, ठीक है? जिनका नाम यहाँ पर है एस्तरिन केरे, जिन्होंने यहाँ पर ये जीता। क्लियर है? बोलो हाँ या ना? इस बार का 2024 का साहित्य अकादमी अवार्ड। क्लियर? के बिड़ला का अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया भाई, सूर्यबाला अभी यहाँ पर बता के आ रहा हूँ। ठीक है? उसके अलावा बात करी जाए भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड की बात कर ली जाए, ठीक है? साहू शांति प्रसाद जैन ने इन्होंने इसको शुरू किया था। गुलजार 2013 में है, ठीक है? 2024 के लिए गुलजार की त्रिवेणी नामक बुक को भी यहाँ पे दिया गया है। आई होप दिस विल बी क्लियर। तो सारा बुक से रिलेटेड एक ही जगह पर आपको डेटा मिल गया। बोलो हाँ या ना? चलिए, बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें मिल जाएँगी। बाकी आप यहाँ पर देखोगे तो अलग-अलग जो आपके हैं, ठीक है? उनकी एक डिटेल भी आपको यहाँ पर दी गई है, ठीक है? अवार्ड्स भी आपको पीछे दिख रहे होंगे, इस तरह के अवार्ड्स होते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड इस तरीके का होता है और साहित्य अवार्ड इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। ब्लर आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा। चलिए, आई होप यू एन्जॉय द क्लास। आपने क्लास को एन्जॉय किया है, ठीक है? एन्जॉय कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, किसान कवच फर्स्ट इंडिजिनस एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट। देखिए किसान जो होते हैं, ऑब्वियसली बात है, मैंने भी कहा आपको बहुत सारी खेती के अंदर बहुत सारी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। ठीक है, खराब वेदर, अब मान लीजिए जिस समय पानी चाहिए होता है उस समय बरसात होती नहीं है, और जिस समय नहीं चाहिए होता उसमें बहुत तेजी से ओलावृष्टि हो जाती है, वर्षा वृष्टि हो जाती है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। समझ में आ रहा है? उस बीच में बहुत सारे ऐसे केमिकल युक्त यहाँ पर वो जो है, ठीक है, अमोनिया युक्त, यहाँ पे बहुत सारी चीजों के युक्त यहाँ पर जो है फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं। उससे उनको बहुत सारी जो लंग से रिलेटेड डिजीजेस या स्किन से रिलेटेड डिजीज आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलती है। तो उसके लिए किसान कवच यहाँ पर पहला इंडिजिनस एंटी पेस्टिसाइड सूट बनाया है। समझ में आया? पेस्टिसाइड सॉरी, फर्टिलाइजर डालते वक्त भी, और जब पेस्ट कंट्रोल के लिए जो पेस्ट को कंट्रोल करना होता है, इंसेक्टिसाइड्स डालते हैं इंसेक्ट से बचाने के लिए, तो उस समय ये सब जो है उनके कपड़ों में लग जाता है, खाने में भी आ सकता है, उंगलियों में भी लगा होता है। समझ में आया नहीं आया? बोलो हाँ या ना? इसको रिसेंटली अनवेल किया है बाय द डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। क्लियर हुआ? ठीक है। और ये क्रिटिकल जो आपका हेल्थ इश्यूज है एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर, ठीक है, एडवांस फाइबर टेक्नोलॉजी से ये बना हुआ है, जिसके अंदर यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक मेडिकेटेड हाइड्रोलिसिस होगा। एक्चुअली ये इस तरह का फाइबर है जो अपने ऊपर जो है इंसेक्टिसाइड या फिर पेस्टिसाइड को चिपकने नहीं देगा। समझ में आया ही नहीं आया? और 4,000 रुपए का यहाँ पर ये है, ठीक है? और लॉन्ग लेवल तक इसको जो है यूज किया जा सकता है, ठीक है? रीयूजेबल है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वॉशेबल एंड रीयूजेबल, लाइफ स्पैन अप टू 1 ईयर, 1 साल तक इसको यूज किया जाता है। 4,000 रुपए का यहाँ पर ये बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? यहाँ पे आपको ये इस तरह का दिखाई दे रहा होगा। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे ये क्या है भाई, एस्टिमेटेड डिमांड फॉर केमिकल फर्टिलाइजर जो कि बढ़ी है साल दर साल। 2019 में देखोगे तो इतनी है, 24 में अगर देखोगे सॉरी कम हो रही है यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? तो ये सारी बातें, 1 साल का लाइफ स्पैन है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इसको बनाया गया है, डेवलप किया गया है। ब्रिक इंस्टेम और सोफी सेपियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। आई होप दिस वाज क्लियर, ताकि पेस्ट एक्सपोजर से उनको बचाया जा सके। ठीक है, ये सारी बातें हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हिंदी में भी चीज़ें मैं प्रयास कर रहा हूँ कि हिंदी वाले भी बच्चे यहाँ पर कवर अप करें चीज़ें। तो ये हिंदी में लिखा हुआ है सारी बातें। श्वास विकार मतलब रेस्पिरेटरी डिजीज, दृष्टि हानि मतलब आईसाइट दिक्कत, और इवन डेथ भी हो जाती है। कीटनाशकों के संपर्क से बचाया जाए, उनके कॉन्टैक्ट से डायरेक्टली बचाया जा सके। समझ में आया नहीं आया? किसानों पे इसका स्वास्थ्य रिलेटेड और सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रभाव पड़ता है। ठीक है,
तो ये सारी बातें यहाँ पर आपको नाम क्या है, किसान कवच, क्लियर हुआ। जितेंद्र सिंह सर जो है उन्होंने यहाँ पर इसको डेवलप किया है। मूल्य 4,000 रुपए यहाँ पर आपको देखने को समझा या नहीं समझा बोलिए। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप अपने कमेंट जो भी है वो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे ये सारी सारी डिटेल आपके सामने दिख रहा है, किसने इसको डेवलप किया है, कितना इसका फाइबर होने वाला है, कितना इसका पैसा होने वाला है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, इंग्लैंड के जो नेट स्केवर ब्रंट, इन्होंने विमेन क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे फास्टेस्ट अभी तक 96 बॉल में 100 अचीव किया है, माइलस्टोन बनाया है टेस्ट क्रिकेट में। 96 बॉल में अभी तक यहाँ पर इन्होंने ये बना लिया है। ठीक है, अंडर 96 बॉल 100 रन विमेन क्रिकेट हिस्ट्री में यहाँ पर उन्होंने बनाया है, जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। नैट सिवियर ब्रंट, आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। इसके पहले अगर बात करो तो इसके पहले चामिनी श्रीनिवास रत्ना के पास में ये रिकॉर्ड था, 106 बॉल्स के अंदर 1998 में इन्होंने यहाँ पर ये बनाया था। ठीक है, तो ये डिटेल आपको दिखाई दे रही होगी, जिसमें अगर बात करोगे सबसे ज्यादा स्कोर रन 2024 में स्मृति मंदाना के हैं। ये अभी का डेटा है। ठीक है, आई 20 हाँ 20 तारीख का डेटा है ये। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1655 रन अभी तक बना चुके हैं, 1655 रन बना चुके हैं यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर साउथ अफ्रीकन प्लेयर, फिर इंग्लैंड के प्लेयर, फिर स्मृति मंदाना आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे हर साल। यहाँ पर जो है एक बेटर 2018 में भी, 2022 में भी और 2024 में भी यहाँ पर सबसे ज्यादा रन स्कोरर में यहाँ पर स्मृति मंदाना मैम रहे हैं। क्लियर है, ये रहे डेटा। क्लियर है बोलिए ये सर नो। ठीक है, आई होप सो क्लियर। तो मैंने देखो यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट में कितने बनाए वो बता दिए, और करंट में न्यूज ये चल रही थी तो ये भी मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर आ गया। तो कहाँ से चीजें बचेंगी, कवर करते ही चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। हम्म, स्मृति मंदाना, वैशाली शर्मा ने भी इससे पहले एक नोटेबल परफॉर्मेंस दिया हुआ है। 113 बॉलों में और 122 बॉलों में इन्होंने भी अपनी सेंचुरी कंप्लीट की है इन टेस्ट। क्लियर है, ठीक है, ये स्टैट आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। 124, 122, 113, सॉरी, क्लियर, डेटा क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट आर अश्विन, रविचंद्र अश्विन इंडिया के एक फाइनेस्ट स्पिनर बॉलर रहे हैं आफ्टर कपिल देव। ठीक है, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से इवन इंटरनेशनल क्रिकेट से पूरी तरीके से यहाँ पर रिटायरमेंट ले लिया है, जो कि थर्ड टेस्ट जो बॉर्डर गावस्कर टेस्ट ट्रॉफी हो रही है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहां पे गावा में आई थिंक उन्होंने जो है अनाउंस किया था। तो ये एक तरीके से ब्लू फ्रॉम यहाँ पे बोल्ट फ्रॉम ब्लू, एक सडन अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर क्या था, एक तरीके से डिसीजन था। अभी तक टोटल विकेट कितने ले चुके हैं, आई थिंक 537, हाँ यस 537 विकेट यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन ले चुके हैं। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। तो ये आपको स्टैट आपको दिखाई दे रहे होंगे, आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। दिख रहा है क्या आपको स्टैट। तो यहाँ पर स्टैट में अगर बात करें तो रिटायरमेंट 18 तारीख को यहाँ पर इन्होंने किया। आर अश्विन की बात कर ली जाए, 106 टोटल टेस्ट मैच खेले हुए हैं, विकेट 537 विकेट लिए हुए हैं। 5 विकेट हॉल्ड, 5 विकेट हॉल्ड का मतलब एक मैच में एक इनिंग में 5 विकेट लेना, वो 37 टाइम्स लिया जा चुका है इनके द्वारा। उसके अलावा ओडीआई इंटरनेशनल की बात करी जाए तो 287 मैच ये खेल चुके हैं। 14 साल का एक लंबा करियर इनका रहा है। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है इंडिया में टेस्ट में अगर बात करोगे आफ्टर द अनिल कुंबले। समझ में आया बोलो यस और नो। और डोमेस्टिक लीग जो आईपीएल है उसके अंदर ये खेलते हुए नजर भी आएंगे। क्लियर है, ऐसा इन्होंने कहा है। ये आपको एक तरीके से लास्ट मैच की कुछ झलकियां हैं। ठीक है, आर अश्विन। ठीक है, समझ में आया। ये सारी सारी उसके अलावा अगर बात करोगे तो और भी सारी बातें यहाँ पे 5 विकेट्स हॉल्ट में है। इसके आगे अगर बात करोगे तो मुथैया मुरलीधरन है 5 विकेट हॉल्ट के अंदर। ठीक है, 106 मैचों में इन्होंने 537 विकेट लिए हैं। अनिल कुंबले के बाद सेकंड ये विनर है, सेकंड यहाँ पर ये स्पिनर रहे हैं। 6 सेंचुरीज भी ये लगा चुके हैं। 3,500 रन भी हैं इनके ऑल फॉर्मेट में अगर मिला लिए जाए। आई होप सारे के सारे स्टार्ट आपके सामने है, सारी सारी चीजें आपके सामने है। यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, ईमानदारी से पढ़ो,
चीज़ों का रिप्लाई करो। अब यहाँ पर अगर बात की जाए, मोटो वुमेन बेंगलुरु में पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है अर्बन मोबिलिटीज़ को लेकर, वुमेन सेफ्टी को लेकर। तो ये शुरू किया गया है उबर के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया है ये? उबर के द्वारा, जहाँ पर फीमेल राइडर्स और ड्राइवर्स प्रोवाइड किए जाएँगे। ऑन डिमांड बाइक ऑप्शंस यहाँ पर होगा, जिसमें एक तो एम्पावरमेंट वुमेन का किया जाएगा, इसमें वुमेन ही यहाँ पर बाइक या एक तरीके से टैक्सी चला रही होंगी और सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा। इवन इनके पास में ना टैक्सी को कैंसिलेशन करने का भी राइट होगा। समझ में आया? पहले अगर जो राइडर होता है, जो चला रहा होता है, जो ड्राइवर होता है, वो अगर कैंसल कर देता है तो उसको भी यहाँ पर पेनल्टी पे करनी पड़ती थी, इनको पेनल्टी पे करनी नहीं पड़ेगी। रियल टाइम ट्रिप शेयरिंग कर सकते हैं, एनोनिमस डील रख सकते हैं। ये एक नया प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। हो सकता है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कर्नाटका के बेंगलुरु में शुरू किया गया है। क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। अब ये थोड़ा सा हम जो स्टार्ट देख लेते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टेड रेवेन्यूज पे यहाँ पर जब बात करी जा रही है कि ओला उबर की अगर मैं बात करता हूँ 2024 में अभी तक जो एक ये सेक्टर कैसा कहलाता है? ये सेक्टर कहलाता है आपका अगर बात करते हो तो नया टर्म है अभी। क्या सेक्टर कहलाता है? मुझे एक बार रिप्लाई करके बताना मुझे जरा, थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ। चलिए जैसे याद आता बताता हूँ। 2024 का रेवेन्यू में अगर बात कर ली जाए तो 7.53 बिलियन का ये पूरा सेक्टर है। उसके अलावा जैसे जोमेटो है, उबर है, ये सब एक सेक्टर में आते हैं। एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें 9.10% यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। मार्केट वैल्यू जो होने वाली है 11.64 बिलियन होने वाली है, एक्सपेक्टेड है 29 तक का, ठीक है ना। नंबर ऑफ यूजर्स इतने हो जाएंगे, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर की प्लेयर अभी की डेट में आपको उबर और यहाँ पर देखने को मिलेगा। कंपैरिजन अदर कंट्री, चाइना के अंदर प्रोजेक्ट ऑलरेडी बहुत सारे चलाए जा चुके हैं 24 तक, ठीक है। ये आपकी बात है। क्लियर? समझ में आया? जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन सा सेक्टर कहलाता है। ये रिसेंटली बना हुआ एक सेक्टर है। अ, तो याद आता बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। भूल जाता हूँ कुछ ना कुछ चीजें, इतना सब याद रखने में चीज़ें याद नहीं आती, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी सारी डिटेल आपके सामने है। कब से कब तक चलेगा, क्या है इसमें, सेफ्टी फीचर्स क्या है, राइट चेक का फीचर आपको देखने को मिलेगा और इन पे पेनल्टी भी नहीं लगाई जाएगी अगर ये कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। और ये रेवेन्यू आपके सामने दिखाई दे रहा है कितना परसेंट ग्रोथ हो रही है, ये आपको दिखाई यहाँ पर उबर को लेकर, ठीक है। तो ये सारी बात। भावेश अग्रवाल आई थिंक ओला के, ठीक है, ओनर है। साहित्य अकादमी अवार्ड, अभी मैंने आपको व्यास के बारे में बात करी थी, याद है क्या? ठीक है, व्यास के बारे में बात करी थी। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आपसे साहित्य अकादमी अवार्ड, जो कि 2024 में यहाँ पर 21 लैंग्वेज में यहाँ पर, सॉरी मैंने 22 लैंग्वेज बोली थी वहाँ पे, तो उसको आप रिकरेक्ट कर लेना। जो हमारा शेड्यूल 8 है, ठीक है, उसके अंदर पहले 14 लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेजेस हुआ करती थी ऑफिस में यूज होने वाली, अभी उनको 21 हो गया है वो टोटल, ठीक है ना। 21 यहाँ पर लैंग्वेज में दिया जाता है। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। ठीक है, वहाँ मिस्टेक हो गया मुझसे, ठीक है, एक्सेप्ट दैट। तो यहाँ पर किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है अगर बात करोगे तो पोएट्री, नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज, एसे, ठीक है, अलग अलग लेवल में यहाँ पर प्लेस में दिया जाता है। तो इस बार बात करी जाए तो यहाँ पर नागालैंड से जुड़ी यहाँ पर महिला हैं, एस्टेरिन केरे को यहाँ पर इस बार, ठीक है, नॉवल से यहाँ पर साहित्य अवार्ड दिया जा रहा है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। और ये रिकॉग्निशन 2018 से लेकर 2022 में आई जितनी भी पुस्तक है उनके लिए दिया है। उनकी पुस्तक का नाम यहाँ पर क्या है भाई? स्पिरिट नाइट। समझ में आया? पोइट्री में यहाँ पर अगर बात की जाए, गगन गिल हिंदी में दिया गया है, पॉल कुवर पंजाबी में दिया गया है, समीर तांती असमी में दिया गया है। नॉवेल में यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके अलावा बोडो लैंग्वेज में यहाँ पर अरुण राजा को दिया गया है। शॉर्ट स्टोरी में युवा बरेल नेपाली लैंग्वेज में, ठीक है। और हुंडराज बेलवानी सिंधी लैंग्वेज में यहाँ पर दिया गया है। उसके अलावा ऐसी की बात कर ली जाए यहाँ पे मुकेश थाली कोंकणी, महेंद्र मलंगई मैथिली में दिया गया। और लिटरेली क्रिटिसिज्म में बात की जाए, केवी नारायण कर्नाटका, सुधीर रसल मराठी। प्लेस में अगर बात की जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ प्लेस से एक बार पिछली बार क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है। महेश्वर सोरेन संथली लैंग्वेज में दिया गया है यहाँ पर अगर बात करोगे, AR, ठीक है।
वेंकटेश थलपति यहाँ पर बात करी जाए तमिल लैंग्वेज में यहाँ पर रिसर्च वर्क में प्रोवाइड किया गया है। सारी बातें हो गई, बोलो हाँ या ना। तो ये यहाँ पे इनकी बुक का को पोस्टर दिख जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर आपको महिला दिख जाएंगी जिन्होंने जीता है इस बार का साहित्य अवार्ड। उसके अलावा ये पूरी डिटेल कब शुरू किया गया, 1954 में शुरू किया गया है। 21 लैंग्वेज में यहाँ पर अवार्ड ये दिया जाता है। इसके अलावा बात करोगे, अब जो अवार्ड की रिप्रेजेंटेशन 8 मार्च को होने वाली है, ठीक है। उसके अलावा इन इन क्षेत्रों में यहाँ पर दिया गया, स्टोरी में दिया जाता है। इस बार इन्होंने जीता, इन बुक का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 1 लाख रुपए यहाँ पर प्राइज के रूप में कॉपर ब्लैक और यहाँ पर शॉल दी जाती है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। नेक्स्ट से विचार किया जा रहा है बंगाली, डोंगरी और उर्दू में भी यहाँ पर नेक्स्ट जो है उसको ऐड किया जाए। ये यहाँ पर आपके सामने रिवीजन के लिए आ गया, आप इसको देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। पेंडिंग अमेंडमेंट यहाँ पर अभी नेक्स्ट बंगाली, उर्दू और लैंग्वेज में होने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर नेशनल तानसेन अवार्ड। तानसेन से रिलेटेड अगर मैं बात करता हूँ तो ग्वालियर बड़ा फेमस है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है यहीं पे इनका जन्म हुआ है और यहीं पे इनकी मृत्यु भी हुई है। और ये क्वेश्चन पहले बैंक के पेपर में आ चुका है, इवन एसएससी के पेपर में भी आ चुका है ये क्वेश्चन कई बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो नेशनल तानसेन अवार्ड, राजा मानसिंह तोमर अवार्ड वर प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द तानसेन फेस्टिवल इन ग्वालियर मध्य प्रदेश ऑन 18th ऑफ दिसंबर। आई होप दिस वाज क्लियर। जो तानसेन के जो 8 एक तरीके से अगर बात कर लो, सॉरी 9 जेम्स थे अकबर के, उनके पहले भी जेम्स का कॉन्सेप्ट उनके पहले से ही है अगर आप बात करोगे, ठीक है ना। वो रिसेंटली नहीं आया, बहुत पहले का एक टर्म है ये, ठीक है। तो ये एक चीज है, समझ में आई चीजें यहाँ पे, ठीक है। तो कोलकाता के यहाँ पर जो है पंडित स्वप्ना चौधरी जो है उनको यहाँ पर दिया गया है 5 लाख रुपए, ठीक है, और सम्मान ये यहाँ पर है, ठीक है। नेशनल तानसेन अवार्ड जीतने वाले पंडित स्वपन चौधरी। उसके अलावा यहाँ पर बात की जाए, ठीक है, नेशनल राजा मानसिंह तोमर यहाँ पर अवार्ड अगर बात करी जाए तो यहाँ पर स्न्याद न्यास इंदौर को दिया। आई होप दिस वाज क्लियर। रिच इंडिया का जो कल्चर है क्लासिकल म्यूजिक में उसको यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। ये बात हो रही है। बाकी यहाँ पर अगर आप डिटेल में जाओगे तो ये इवेंट क्या हुआ, इसकी क्या जानकारी, वो भी आप यहाँ पर जो है ज़ूम करके देख सकते हैं। 18 तारीख को इवेंट हुआ है, फेस्टिवल तानसेन फेस्टिवल ग्वालियर में हुआ है। ये ग्वालियर वाला पूछा जा चुका है। 5 लाख रुपए यहाँ पर पंडित स्वपन चौधरी जो कि तबला प्लेयर हैं, और इनका विधा भी पूछ सकते हैं आपसे कि भाई कौन से प्लेयर है तबला, यहाँ पर जो है प्लेयर आपको देखने को मिल रहा है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएसबी को लेकर है। यहाँ पर पब्लिक सेक्टर, यहाँ पर जितने भी बैंक है आपके, उसकी रिपोर्ट आई है रिसेंटली, जहाँ पर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है फर्स्ट हाफ में, मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ 2024-2025, ठीक है, अप्रैल से लेके यहाँ पर जो है बात चल रही है। क्लियर है, बोलिए। इस समय यहाँ पर जो है नेट टारगेट यहाँ पर अचीव किया जा चुका है फर्स्ट हाफ में 85,520 करोड़ रुपीस का, जो कि पिछले साल के मुकाबले 85,520 करोड़ रुपीस का अचीव किया जा चुका है। 67,850 करोड़ रुपए, जो कि अगर एस्टिमेट देखोगे यहाँ पे 26% का इंक्रीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। सेम पीरियड लास्ट ईयर में अगर आप ट्रेजेक्टरी ग्रोथ देखोगे तो यहाँ पर पीएसबी आपके पब्लिक सेक्टर बैंकिंग है, उसने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक ये 1.5 लाख हो जाएगा। आपका कितना हो जाएगा? 1.5 लाख हो जाएगा आपका इंटायर फाइनेंशियल। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। बहुत सारी डिटेल है इसके अंदर, जरा इत्मीनान से चीजों को पढ़ते हैं। देखो पहले तो हाफ ईयरली में अगर बात करोगे, पिछले साल के मुकाबले अगर बात करोगे 2023-24 में, तो 67 आपका 1850 यहाँ पर हुआ है, जो कि 26% से बढ़ के आपका 85,520 हुआ है। एनपीए की अगर मैं बात करता हूँ, एनपीए मतलब यहाँ पर होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट में आपको कमी नजर आएगी, मतलब जो उधार लेके भाग जाते थे और बैंकों पर चपत लग जाती थी, बैंकों का पैसा डूब जाता था, वो पहले अगर आप बात कर रहे हैं टोटल बैंकिंग लैंडिंग का 14.58% था। मतलब बैंक ने जितना लैंड किया हुआ उसका 14.58% एनपीए बन रहा था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन रहा था बैंक के लिए। समझ में आया या नहीं आया, बोलिए। बैंक जब कोई लोन देता है
ठीक है, और उस लोन की ईएमआई वापस नहीं आती है, ठीक है। ये सारी डिटेल आगे बात करूंगा मैं, पहले भी ये समझा देता हूँ आपको मैं। तो अभी वो घट के कितना हो गया है भाई, 3.12% हो गया है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। अब है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। सपोज कर लिया जाए, जैसे मान लीजिए बैंकिंग एक एक तरीके से रिस्की बिजनेस है ना। इसके लिए भी एक थ्योरी है, अभी बताऊंगा मैं अभी आपको आगे। तो उस पे अगर बात करी जाए, तो पहले जो था 11.45% 2015 में यहाँ पर रिस्क वेटेड एसेट था, इसको यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। आरबीआई ने इसको यहाँ पर चेंज करके 15.43, मतलब पहले से ही बैंक अपने आप को सिक्योर करके चलेगा। 15.43% जो मनी होगा वो पहले से प्रोक्योर कर चलेगा। कल की डेट में अगर लोन डूब जाते हैं, तो जो रिकवर यहाँ पर जो पहले से रोका हुआ पैसा है, उसको यहाँ पर यूटिलाइज किया जा सकेगा। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। प्रोजेक्टेड यहाँ पर जो ग्रोथ की बात करी जा रही है 1.5 है। पूरा पूरा डिटेल में सारी बातें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। रिटर्न ऑफ एसेट 1.4% है यहाँ पर। रिटर्न ऑफ इक्विटी 14.6% आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। पूरा डिटेल है यहाँ पर, आप ईमानदारी से इसको पढ़ोगे तो ये समझ में आपको आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे अगर, तो 18-19 में नेगेटिव चल रहा है, ठीक है, बॉटम ग्रोथ चल रही है, नेगेटिव है। 19-20 में भी यहाँ पर आपको देखना है, 20-21 में पॉजिटिव हुई, फिर यहाँ पर आपको इस तरीके से प्रॉफिट दिखना शुरू हो रहा है बैंकों में अभी। क्लियर है? ये अभी ये फर्स्ट हाफ का है। और नेक्स्ट जो है डेटा अगर देखोगे, तो 1.5 लाख का बता रहा है, जो कि पिछले से भी रिकॉर्ड टूट जाएगा। पहले था 1.46। समझ में आया? ये पूरे साल का है। समझ में आया? ये पूरे साल का है। क्लियर है? तो अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जब डेटा निकलेगा, तो हमको समझ में आएगा भाई ये पूरा इस बार जो है निकलने वाला है। तो अब यहाँ पर इसको बोलते हैं एनपीओ का रेशियो, जो पहले 14% के आसपास था, जो कि घट के कितना हो गया यहाँ पर अगर देखोगे 14.58% था, जो कि घट के यहाँ पर 3.12% आपको देखने को मिल रहा है। वहीं पे यहाँ पर आपको जो है ग्रोथ इस तरीके से देखने को मिल रही है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। सॉरी। तो यहाँ पर बात की जाए, काफी हद तक गवर्नमेंट ने यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लाने का प्रभाव किया है। उसके अलावा नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन नेशनल बैंक्स में अकाउंटेबिलिटी लाने की बात करी है। मार्केट से रिक्रूटमेंट यहाँ पर किया गया लीडरशिप पोजीशन पे, ठीक है, मेरिट बेस पे अपॉइंटमेंट यहाँ पर किया गया है। उसके अलावा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है आपका कैपिटल एसेट, यहाँ पर कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट की बात कर रही है यहाँ पे, जो कि पहले 11.15% इसको बढ़ाकर यहाँ पर 15.43% यहाँ पर कर दिया है। बाकी डिटेल आप यहाँ पर है, आप इसको वीडियो रोक के देख सकते हैं। आई होप दिस विल बी क्लियर। इसका फ्यूचर ग्रोथ ये पड़ेगा कि अब यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ा लीनियंट होगी। जो रेट हैं अभी की डेट में यहाँ पे, उसको यहाँ पर कट किया जाएगा, ताकि आसानी से बैंकों को सस्ती दरों पे लोन मिले, और बैंक फिर सस्ती दरों पे इंडस्ट्रीज को या बिजनेसेस को यहाँ पर प्रोवाइड करें, और जिससे इंडिया का क्रेडिट डिमांड बढ़ेगा। क्रेडिट डिमांड इंडिया में बढ़ेगा अगर मान लीजिए, तो उससे बेनिफिट ये होगा कि ग्रोथ रेट भी बढ़ेगा, नए बिजनेस बढ़ेंगे, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी क्रिएट होगा। ये फोकस एरिया है अभी इस समय यहाँ पर। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। ये एक इमेजिनेशन पॉइंट है जो मुझे आपको बताना है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट अगर बात कर ली जाए, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है। अगर आप इसको समझना चाहें तो समझ सकते हैं यहाँ पर इत्मीनान से, ठीक है। चलिए समझते जरा थोड़ा सा। एक सिनेरियो है, मान लीजिए यहाँ पे कि एक सेफ्टी नेट है यहाँ पर। इमेजिन दैट बैक सर्टेन अमाउंट जो है बैंक का एक साइड सेफ्टी नेट के लिए यहाँ पर रखा हुआ है, वो कैपिटल है। अब अलग अलग बिजनेस को, अलग अलग इंडिविजुअल को यहाँ पर पैसा देगा बैंक। समझ में आया? तो कुछ लोन आपके रिस्की होंगे और कुछ लोन आपके सेवियर होंगे, सेफ होंगे। अब जो रिस्की होंगे, तो उसके लिए कुछ पैसा अलग से बैंक बचा के रखेगा ना। समझ में आया? भाई रिस्क को ही तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उसके लिए कैपिटल बनाना है ना। इसीलिए इसको बोला गया है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। जो आपका कैपिटल है, जो आपका रिस्क चल रहा है, उसके लिए आप कुछ पैसा अलग से रख रहे हो। जैसे आप इमरजेंसी के पीरियड में अगर आपका पैसा डूबा, उसको आप रिकवर करने में हेल्प कर सकते हो। समझ में आया नहीं आया? पूरी कहानी यहाँ पर ये है। तो ये मैंने आपको बता दिया। बाकी इसकी डिटेल क्लासेस आपकी बैंकिंग अवेयरनेस की क्लासेस चलती हैं, उस पे आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे 14 टू 15 चैप्टर वेरी डिटेल में सब मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, सारी चीजें हैं। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। इसके लेक्चर्स भी आना अभी थोड़े थोड़े जो है शॉर्ट्स लेक्चर्स आना शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा अगर यहाँ पे देखोगे नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पर मैंने आपको खैर बता ही दिया है। एनपीए भी मैंने आपको ग्रॉस बता ही दिया है। उसके सी आर आर के
CRAR के बारे में बता दिया है। टोटल डिविडेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 साल में यहाँ पर बढ़ा है। जनधन अकाउंट में यहाँ पर जो है अभी की डेट में यहाँ 54 करोड़ हो चुके हैं। किसान क्रेडिट जो है अभी 7.71 करोड़ तक अकाउंट तक जा चुका है। MSME में यहाँ पर 48.04 करोड़ रुपए यहाँ पर दिया जा चुका है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। सारी डिटेल यहाँ से पहली डिटेल ये वाली आ गई आपकी जो मैं पहले बता के आ रहा था। यहाँ पे ये नई डिटेल आपके सामने आ गई। ठीक है, क्लियर। जनधन अकाउंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अभी कोलेटरल फ्री लोन की अगर मैं बात करता हूँ तो जो 1 पॉइंट कितना था, कोलेटरल फ्री लोन अभी बढ़ा दिया गया है ना, 1.6 पहले दिया जाता था बिना कोलेटरल के, अभी 2 लाख कर दिया जाएगा उसको इस जनवरी से। समझ में आया? तो यहाँ पे जनधन देखोगे तो 54 यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन के अकाउंट खोले जा चुके हैं। बोलिए 54 करोड़। ठीक है, 52 करोड़ लोन यहाँ पर दिए जा चुके हैं मुद्रा के अंदर, स्टैंड अप के अंदर, पीएम स्वनिधि के अंदर, विश्वकर्मा के अंदर। आपको पता होगा बहुत सारी स्कीम्स यहाँ पर है। ठीक है, बैंक की ब्रांचेस इतनी यहाँ पर जो पहले इतनी हुआ करती थी, अभी यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर रूरल और सेमी अर्बन एरिया में यहाँ बढ़ाई गई हैं। रूरल एरिया में ब्रांचेस की अगर बात करते हैं तो वो यहाँ पर इंक्रीज करी गई हैं। किसान क्रेडिट कार्ड यहाँ पर अकाउंट जो है वो ओपन किए गए हैं। यहाँ पे केसीसी का अमाउंट, आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी यहाँ पर जो है वो बढ़ गया है आपका। MSME भी यहाँ पर बढ़ गया है और शेड्यूल बैंक के यहाँ पर अगर बात करोगे तो एडवांस भी यहाँ पर बढ़ गया है। समझ में आया नहीं आया? सारी डिटेल आपके सामने है, लिस्ट वाइज है, ईमानदारी से उसको पढ़िए, समझने का प्रयास करिए और रिपीट मोड में आप वीडियो को देखिए ताकि और बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट अगर यहाँ पर बात कर ली जाए, क्वेश्चन नंबर 15 की यहाँ पर बात करता हूँ। ठीक है, 100 बिलियन US डॉलर 2047 तक हमारा जो है डेटा मार्केट यहाँ पर जो है वो होने वाला है। समझ में आया? कहने का मतलब क्या है? इंडिया डेटा सेंटर मार्केट टू पॉइज सिग्निफिकेंट ग्रोथ, बहुत तेजी से ग्रोथ होने वाली। इन्वेस्टमेंट जो है वो अब अप्रोक्सीमेटली 2047 तक 100 बिलियन US डॉलर तक का आने वाला है। कितने तक आने वाला है? 100 बिलियन US डॉलर। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। 100 बिलियन US डॉलर। डेटा की जब अपन बात करते हैं, अभी की डेट में जैसे एआई है, अभी की डेट में जैसे बैंकिंग सेक्टर डिजिटलाइजेशन हो रहा है, चीजें हो रही हैं। अभी 2019 से अगर 2024 की बात करी जाए तो यही डेटा 2024 के बीच में 60 बिलियन US डॉलर का हो चुका है। ठीक है, इतना इन्वेस्टमेंट आपका जो है 60 बिलियन का आ चुका है। ठीक है, अभी तो एआई ये बहुत सारे पोस्टर हो रही चीजें, तो यहाँ 5 साल में इतना हुआ है। ठीक है, तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2024 से लेके 2027 तक, ठीक है, 2027 तक अब ये 100 बिलियन US डॉलर का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? 3 साल में ही। ठीक है, तो ये आपके सामने क्लैरिफिकेशन आपके सामने मिल गया है। 100 बिलियन US डॉलर। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अभी डेटा कैपेसिटी जो है हमारी यहाँ पे 1255, ठीक है, मेगावाट है। अभी इसकी गीगावाट पे चेंज होने वाला है। ठीक है, उसके अलावा क्यों हुआ है? एक्चुअली बैंकिंग, फाइनेंस, सिक्योरिटी और इंश्योरेंस, ठीक है ना, ये सारे सेक्टर में बहुत तेजी से बूम आया है। टेक्नोलॉजी में बूम आया है, फिनटेक में बूम आया है, जनरेटिव एआई में बूम आया है, इसलिए यहाँ पर आपको देखने को मिला। कौन कौन से अगर ग्राफिकल हब्स देखोगे तो ऑब्वियसली बात है, महाराष्ट्र, मुंबई, तमिलनाडु, चेन्नई, दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु। ठीक है, अभी टीयर 2 सिटीज में भी ये डेटा जो है आने वाला है। यहाँ मतलब इन्वेस्टमेंट आएगा यहाँ पे डेटा के अनुसार, क्योंकि जैसे जैसे आप कंपनियां जहां पर आएंगी वहां बड़ा बड़ा डेटा सेंटर आएगा। कंपनियां जहां आएंगी वहां पर उतना ज्यादा लोगों के हाथ में पैसा भी आएगा, जॉब मिलेगी, फोन आएगा हाथ में, उतना ज्यादा लोग कहीं ना कहीं डिजिटाइजेशन में और चीजों में इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? है ना? आज अगर डिजिटल क्रांति को देखा जाए तो सभी के हाथों में अभी की डेट में फोन आ चुका है, लगभग लगभग 80 करोड़ के आसपास। उससे ज्यादा लोगों के हाथ में फोन मिलेगा। फिर उसके बाद बहुत लोगों के पास में फीचर फोन है, बहुत लोगों के पास में स्मार्टफोन फोन है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, लेकिन वही चीज है, इंटरनेट का एक बेटर यूज और इंटरनेट का एक खराब यूज। अभी रिसेंटली ब्रेन रॉट करके वर्ड अभी निकाला गया है, पता होगा आपको। ठीक है, उसका मतलब क्या है जरा कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना। इससे रिलेटेड रील एक जो है शॉर्ट्स जो है हमारे यूट्यूब पे पड़ा हुआ, उसको देख लेना, उस पर क्वेश्चन का रिप्लाई कर देना। आपको सारे के सारे वर्ड जो अभी इस समय आए हुए हैं वो सारे सारे की जो है आपको शॉर्ट्स दिखेगा वहां। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2019 से 2024 में कितना आया इन्वेस्टमेंट, 2027 तक कितना आएगा इन्वेस्टमेंट, कितना डेटा कैपेसिटी है हमारा, 25 तक कितना डेटा कैपेसिटी हो जाएगा। समझ में आया ही नहीं आया? कौन कौन सा सेक्टर यहाँ पर है, कितना परसेंट यहाँ पर मोबाइल ट्रैफिक में इंक्रीज हुआ है। ठीक है, ये सारा डेटा आपके सामने आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? ये थोड़ा एक्स्ट्रा डेटा आ गया यहाँ पर, इसको अपन कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये एक्स्ट्रा डेटा आ गया उधर का, कोई दिक्कत नहीं।
एक सेकेंड पे, हाँ, ये आपको एक इन्फोग्राफिक्स अलग लेवल पे देखने को मिल रही है। चलिए, ये डिटेल में सब मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर इंडिया फ्रांस के बीच में फॉर्मली एग्रीमेंट हुआ है युगा युगीन भारत नेशनल म्यूजियम, जो कि दिल्ली में बनने वाला है। कौन सा सर? युगा युगीन भारत नेशनल म्यूजियम, जो कि कहाँ बनने वाला है? दिल्ली में बनने वाला है। आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। एस जयशंकर सर ने इसको अनाउंस किया, सेरेमनी में थे यहाँ पर। गजेंद्र सिंह शेखावत सर भी थे, जो कि हमारे कल्चरल मिनिस्टर हैं। आई होप दिस विल बी क्लियर। ये बन के कब तक तैयार हो जाएगा? ये जून 26 तक बन के तैयार हो जाएगा। आप बाकायदा इसको जो है डिटेल में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 15,000 अगर बात करोगे यहाँ पर, तो 15, एक मिनट रुको जरा, हाँ, 1,55,000 स्क्वायर किलोमीटर बनेगा। इंडिया और फ्रांस म्यूजियम मिलके इनको को पार्टनरशिप में डेवलप कर रहे हैं, कोलैबोरेशन डेवलप कर रहे हैं। एक्चुअली रीयूज किया जा रहा है, जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक है उसका यूज किया जा रहा है। जो आप अगर देखोगे हमारे सेक्रेटरीगेट का पूरा रीजन था, उसको यहाँ पर जो है डेवलप किया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि नॉर्थ ब्लॉक जो है वही जून 26 में बन के आपका तैयार हो जाएगा, और इसमें अप्रोक्सीमेटली हमारी 1 साल 10,000 साल तक की जो विरासत है, जो कल्चर है, उसको यहाँ पर जो है इस तरीके से डिजिटली एक्सप्रेस किया जाएगा। समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे मार्च हो गया है ये मिस्टेकनली बी होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। मिस्टेकनली यहाँ पे सी आ गया है, इसको चेंज कर लिया जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? बी, जून तक हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, हाँ। तो ये सारी बातें हैं, ये सारा डिटेल आपके सामने वहीं मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अगली बात कर ली जाए यहाँ पे, ये जो है क्वेश्चन 19 का, 19 तारीख का पहला क्वेश्चन है, या अब अभी के लिए यहाँ पर बात करेंगे तो ये आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन होगा। लेकिन 19 का मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, और डिटेल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। अभी नरेंद्र मोदी जी जो है 21 से 22 तारीख के बीच में कहाँ पर गए थे? कुवैत की यात्रा पर गए थे। क्लियर है? ठीक है, विजिट किया उन्होंने, जो कि 43 ईयर्स में पहली बार कोई प्रधानमंत्री यहाँ पर गया था। इसके पहले 1981 में इंदिरा गांधी गए थे। क्लियर हुआ? तो मोदी जी किस देश की यात्रा पर थे? पहली बात तो सर कुवैत की यात्रा पर थे। 43 इयर्स बाद में गए थे। इसके पहले कौन गया था? 1981 में इंदिरा गांधी यहाँ पर गई थी। क्लियर हो गया? बायलैटरल रिलेशनशिप की अगर मैं बात करता हूँ, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर अलग-अलग ट्रेड पैक्ट, अलग-अलग ट्रेड वैल्यूज की साइन की हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली 10.47 बिलियन यूएस डॉलर तक की होने वाली है। क्लियर हुआ चीजें? नेक्स्ट यहाँ पर बात करी जाए, तो जहां पर कुवैत का हाईएस्ट ऑनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर दिया गया है, दैट द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ठीक है, आई होप दिस मस्ट बी क्लियर। इसके पहले अगर मोदी जी के ऑनर्स की अगर मैं बात करूं, तो 20 से ज्यादा ऑनर्स यहाँ पर दिया जा चुका है। 2016 में सऊदी अरेबिया का यहाँ पर बात करोगे तो सऊदी अरेबिया का ऑनर दिया चुका, अफगानिस्तान का आपका स्टेट ऑर्डर गाजी अमीर अब्दुल्ला खान दिया जा चुका है। उसके अलावा अगर बात करी जाए पैलेस्टाइन 2019 में, ठीक है। उसके अलावा 2000 यहाँ पर अगर बात करोगे तो बहरीन, फिर मलेशिया, फिर यहाँ पर बात करोगे तो आपका यूनाइटेड अरब, ठीक है। यूएसए का यहाँ पर लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 में दिया चुका है। भूटान का यहाँ पर अगर बात करोगे ड्रुक गैल्पो अवार्ड 2021 में दिया चुका है। 2023 में फिजी का इनको जो है हाईएस्ट ऑर्डर, ठीक है, प्रेस्टिजियस चैंपियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी दिया जा चुका है। पापुआ न्यू गिनी, रिपब्लिक ऑफ यहाँ पर बात करी जाए, इजिप्ट की बात करी जाए, फ्रांस का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन, समझ में आया? रशिया से बात करी जाए, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया जा चुका है। ठीक है, तो सारी लिस्ट यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर दिखाई देगी। माई गवर्नमेंट जो ऑफिशियल आपका हैंडल है गवर्नमेंट की तरफ से, वहां पे पूरी पूरी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर है? तो उधर तो देखने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, उनका यूज किया करो, ठीक है। उनको रेफरेंस दिया करो, वहां से चीजें पढ़ा करो ऑफिशियल जगह से। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपको डिटेल देगा। पूरा पीएम इस बार की जो पीएम की विजिट थी, उसका पूरा खाका यहाँ पे आपके सामने है। क्या है? अवार्ड दिया गया वो तो बात अलग हो गई, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। क्लियर?
दूसरी बात, इंडिया और कुवैत यहाँ पे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, एमओयू साइन हुए हैं अलग-अलग, चाहे मिलिट्री की बात कर ले, ट्रेनिंग की बात कर ले, कोस्टल डिफेंस की बात कर लिया जाए। उसके अलावा कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम 2025 से 29 के बीच में चलेगा और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑन स्पोर्ट्स कोऑपरेशन चलेगा 2025 से 28 के बीच में। तो ये ध्यान रख लेना, जो कल्चरल कोऑपरेशन है और यहाँ पर स्पोर्ट्स कोऑपरेशन, उसको लेकर यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं, वो आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? दूसरी चीज़, यहाँ पर जॉइंट कमीशन ऑन कोऑपरेशन पे बात हुई है, मॉनिटर किया गया है बायलैटरल रिलेशंस को, चेयर किया गया है बाय फॉरेन मिनिस्टर। एक्चुअली यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर आए थे, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, पुरानी पीडीएफ को देखिएगा आप लोग, ठीक है? उसके अलावा अगर बात करी जाए तो एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, ट्रेडिंग में, ठीक है? काउंटर टेररिज्म में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया गया है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन में एआई, सेमीकंडक्टर, ये देखो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ज़ूम करके देख सकते हो आप लोग। ई गवर्नेंस, शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस में यहाँ पे किया जा रहा है। एनर्जी कोऑपरेशन की बात चल रही है जिसमें हम ऑयल, गैस, रिफाइनरीज, रिन्यूएबल एनर्जीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? ये सब साइन हुआ है और हम वेलकम कर रहे हैं कुवैत को इन इंटरनेशनल सोलर अलायंस। समझ में आया? बोलो हाँ या ना? हमें मालडोवा पढ़ा के आ रहा था 104, है ना? तो आने वाले भविष्य में अगर कुवैत जुड़ता है तो वो आगे नंबर्स में जुड़ता जाएगा। उसके अलावा मोदी जी ने कांग्रेचुलेशंस दिया है कुवैत को, जो कि वो जीसीसी का यहाँ पर इस समय उसको प्रेसिडेंसी मिली हुई है। समझ में आया? जीसीसी क्या है सर? गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल। सारी डिटेल आ गई एक ही जगह पे, बोलो हाँ या ना? ठीक है? तो ये एक ही जगह पे सारा का सारा लिस्ट आपके सामने आ चुका है यहाँ पे अभी, ठीक है? इसको आप देख सकते हो ईमानदारी से, ठीक है? अगली बात अगर मैं करूँ यहाँ पे, अब जो हम अगर बात करने वाले हैं इंडिया का और कुवैत का रिलेशन कितना पुराना है और कितने अभी तक किस तरीके से वो आगे बढ़ा है। हिस्टोरिकल टाइज टाइज है इंडिया और कुवैत के बीच में, खास करके मैरीटाइम ट्रेड को लेकर और यहाँ पर ऑयल ट्रेड को लेकर। करेंसी की अगर बात करें, इंडियन रुपी इज लीगल टेंडर इन कुवैत 1961। 1961 से हाँ, वहां पर जो है इंडियन रुपीज को लीगल टेंडर के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। समझ में आ रहा है? उसके अलावा बहुत सारा रेमिटेंस भी आता है। इंडिया वंस अगेन रेमिटेंस में टॉप पे रहा है, 123 या 127, ठीक है? समझ में आ रहा है? 123 या 127 बिलियन यूएस डॉलर अभी आया है रिसेंटली, इंडिया टॉप पे रहा है रेमिटेंस में। यहाँ से भी हमको रेमिटेंस आता है, बात करोगे। और कुवैत इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इंडिया में कुवैत ने अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 10 बिलियन यूएस डॉलर तक का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इंडियन एक्सपोर्ट्स की बात करी जाए तो 2 बिलियन इस समय एक्सपोर्ट पास कर चुके हैं। यहाँ पे देखो, क्लियर है डेटा? सारा डेटा आ रहा है। 1 मिलियन से ज्यादा इंडियंस वहां पे रहते हैं, जिसका मतलब 10 लाख से ज्यादा। समझ में आया? रेमिटेंस बहुत क्रूशियल है इंडिया का, क्योंकि बिलियंस में आता है यहाँ से। समझ में आया ही नहीं आया? बोलो है ना? और जीसीसी के साथ में टाई करने से, और जो यहाँ पर बात करी जाए, जीसीसी के साथ में हम लोग यहाँ पर जो है एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है? ये इस तरह से आप जो है नोट्स बना सकते हो शॉर्ट में। ये मैंने आपको बना के यहाँ पर दिया है, इस तरीके से आप शॉर्टकट नोट्स बना सकते हो। क्लियर है? आई होप सो। ठीक है? ये आपका अगर बात करोगे तो ये जीसीसी गल्फ काउंसिल में अगर बात करोगे तो ये छोटा सा आपको कुवैत दिखाई देगा। जीसीसी के अंदर ओमान, यूएई, ठीक है? कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया और आपका यहाँ पर आपको दिखेगा गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल। इसकी बात करी जाए तो ये 1981 में इसको बनाया गया था। 6 मेंबर हैं, अरब कंट्रीज के मेंबर हैं, यहाँ पर स्टेट हैं। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई, जैसे मैंने अभी आपको बोला, ठीक है? हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इसका क्या है? एक्चुअली इरानियन रिवॉल्यूशन 1979 और ईरान इराक वॉर के टाइम पे 1980 और 1988 के टाइम पे इसको बनाया गया था। क्या है भाई? पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल और यहाँ पर जो है कोऑपरेशन के लिए बनाया गया है इसको। आई होप दिस वाज क्लियर। अलग-अलग काउंसिल है, सुप्रीम काउंसिल है, मिनिस्ट्रियल काउंसिल, सेक्रेटरीट काउंसिल है। हेडक्वार्टर इसका आपको कहाँ देखने को मिलेगा? रियाद में यहाँ पर देखने को मिलेगा। दिख रहा है? बोलो हाँ या ना? इंडिया जीसीसी की अगर बात करी जाए 2023-24 में ही हम लोग 161.59 बिलियन यूएस डॉलर हम लोगों ने यहाँ पर क्या है ट्रेड किया है। यूएई जिसमें हमारा थर्ड ट्रेडिंग पार्टनर है, लार्जेस्ट। समझ में आया? बोलिए यस और नो। तो ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं। तो विथ प्रॉपर डिटेल ये हम लोगों ने क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के अवार्ड्स अवार्ड्स मतलब उनको जो यहाँ पर सम्मान दिया गया है, ऑब्वियस सी बात है वो एक 140 बिलियन 140 करोड़ जो पीपल हैं इंडिया के, उनके लिए एक तरीके से क्या है, ये सम्मान हुआ है। ठीक है? तो आज जो है ये क्वेश्चंस पे हम चीज़ें समाप्त करेंगे। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई, बेटर लगा, अच्छा लगा।
ठीक है? और यू एन्जॉय द क्लास। बस सेशन में बने रहिए और जुड़िए जीएसजीए विद संजय सर टेलीग्राम चैनल पे, जीएसजीए विद संजय सर इन दी यूट्यूब चैनल पे। और आने वाले भविष्य में आपका जो है सारे के सारे कंटेंट एप्लीकेशन पे भी आने वाले हैं। और बाकायदा आप और भी सारी चीज़ों के लिए, जैसे अभी बैचेस चल रहे हैं आपके, इतनी डिटेल में जो करंट अफेयर पढ़ाया जाता है, ये तो एक सैंपल मॉडल पे आपको दिया जा रहा है यूट्यूब पे। बाकी एक तरीके से पर्सनल मेंटोरशिप और आपके बहुत सारे कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, चाहे वो एसएससी से रिलेटेड आप बात कर ले, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड बात कर ले, जनरल साइंसेस से रिलेटेड बात कर ले, करंट अफेयर्स बात कर ले, तो ये सारी चीज़ें विद डिटेल एक एक चीज़ आपकी चीज़ों पे वो बताया जाएगा। जहाँ तक आपको समझ में नहीं आएगा वहाँ तक आपको यहाँ पर ये चीज़ें बताई जाएंगी। आई होप यू ऑल एंजॉय द क्लास। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस यू।